एंड व्हाई आई सपोर्ट मोदी इज फॉर वन रीजन, कि उसने जो, और जो आपके पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि जो उसने इज्जत इंडिया को इंटरनेशनली दिलवाई है, जिस तरीके से भी डिप्लोमेटिकली हैंडल किया, ये जो भी कुछ किया, दैट हैज बीन ए मेजर अचीवमेंट। नहीं, इंडिया भी हमेशा जो है वो पिछलग्गू बन करके इसी तरीके से फॉरेन पावर्स के पीछे कभी इधर हाथ करे कभी इधर हाथ करे, वो चलता रहता था। आज इंडिया उस फेज से बाहर निकल करके आ चुका है और मैं ये समझता हूं कि ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और सेकेंडली मैं समझता हूं कि जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी ली जा रही है, जो आज से कई साल पहले ली जानी चाहिए थी, कि ये एक तो ये मेंटल सेटअप खत्म करना कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ये एक बहुत बड़ी पेरेंट्स में रहती है कि बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, उससे लग करके निकाल करके एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना और उन चीजों के ऊपर आगे बढ़ाना। और यंगर जनरेशन में इस चीज को लेके काफी एंथुसियाज्म है। दैट इज व्हाई दे सपोर्ट मोदी, दिस मैसिव सपोर्ट। देखिए, ऐसे नहीं आ जाती कि बीजेपी को एक जमाने में 2 सीट मिलती थी और आज इतनी सीट लेके पार्लियामेंट में खड़ी हो पूरे उसके ऊपर। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। दोस्तों, जो भी राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति होता है, वो जरूर किसी राष्ट्र प्रेमी की भावना, उसके द्वारा उठाए गए कदमों को सराहता है, चाहे वो पार्टी का हो या ना हो, देश का हो या ना हो। ऐसे ही प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, जिनका बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो भी पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कदमों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। लेकिन हमारे देश के जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम में नुस्ख निकालने की आदत होती है। हालांकि डेमोक्रेसी में हर किसी को अपने विचार रखने, सोच रखने या आवाज उठाने की आजादी है, लेकिन बुरा तब लगता है कि जब एक व्यक्ति देश हित में कार्य कर रहा हो तो उस पर भी आप उंगली उठाने लग जाते हैं। पिछले 70 सालों से हम देखते आए हैं क्या हुआ। कांग्रेस ने काम किया है, इस पर मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा, उनमें भी अच्छे लीडर्स रहे हैं, लेकिन देश को जिस तरह से अब तक खड़ा होना था उसमें वो बहुत पीछे रह गया। लेकिन जिस तरह से कपिल सर ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमारी पहचान बनी है, वो सिर्फ मोदी की नीतियों की वजह से सफल हुई है। लेकिन इसके बावजूद एक प्रधानमंत्री, एक पद की गरिमा को विदेशों में हमारी विपक्षी पार्टियों द्वारा और उनके एजेंटों द्वारा जिस तरह से धूमिल किया जा रहा है, वो बड़े शर्म की बात है। रेड फोर्ट के अंदर पीएम ने हमारे उनको इनॉग्रेट किया था लास्ट ईयर 1857 पे, जलियांवाला बाग पे और इस पे नेताजी बोस पे और आजादी के दीवान। तो एक दिन मुझे सवेरे सवेरे 7 बजे फोन आया और मैं बड़ा रिलेक्टेंट होता हूँ सवेरे उठते हुए, रात को भी देर से सोता हूँ। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? मैं कहा जी हाँ। तो कोई खान साहब थे पटना से, साहब मैं बोल रहा हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने को फोन किया। तो मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे सवेरे सवेरे शुक्रिया कर रहे हैं? कि नहीं साहब, आपने हमारे वालिदों को लाल किले में बिठा दिया है, नहीं हमें आजकल कौन पूछता। उनके जो दादा थे उनको अंग्रेजों ने अंडमान की सजा दी थी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, और हमने उनका फोटो बकायदा वहां पे लगा करके और उनका पूरा इवेंट दिया। तो मुझसे बोले आपने इसी सरकार के टाइम में किया है? मैं कहा इसी सरकार के टाइम में किया है। तो साहब ये फिर क्यों होता है कि मुसलमान और ये? मैं कहा देखिए साहब, मैंने ना हिंदू देखा, ना मैंने मुसलमान देखा, ना मैंने सिख देखा। जिसने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वो मेरे लिए राष्ट्रवादी था, देश का सिपाही था, और मैंने उसके कंट्रीब्यूशन को लगाया। और कई इस तरीके के नाडू काटरानी करके बलोच था। तो एक हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वहां देखी कि एक हमें रिकॉर्ड मिला एक डॉक्टर का, तो काडू मकरानी नाम था उसका। एक डॉक्टर का, नाडू डॉक्टर का वो मिला कि जिसने 300 जो है प्लास्टिक सर्जरी की थी नाक की। तो मैंने अपने स्कॉलर से कहा, मैं भाई जरा 100 के लिए देखो ये क्या नाक कट रही थी ऐसी कि इतने बड़े रिकॉर्ड हो गया। तो जो हमने फर्दर रिसर्च की उसमें तो निकला कि वो बलोच था काडू मकरानी, वहां से गुजरात आ गया था भाग करके, और जो भी अंग्रेज को देखता था उसकी नाक काट देता, और वो नाटू वो उसकी वो लगाता था। तो इस तरीके के इंस्टांसेस हमने जो है पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के, अजीमुल्लाह का रोल जो है 1857 के अंदर, जो बहादुर शाह जफर के उसका रोल है। फिर मैंने दिखाया, अभी साउंड एंड लाइट शो मैंने किया रेड फोर्ट का, कि रेड फोर्ट जो है वो नेशनल सिंबल का था,
क्योंकि मुगल पीरियड में हुकूमत रहा, लेकिन फिर भी मुगल एम्पायर का था खाली, साउथ और उसका नहीं था। पूरे इंडिया का नेशनल सिंबल कैसे बना? तो मैंने बताया कि 1858 के अंदर जो फर्स्ट सेडिशन ट्रायल हुई ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, बहादुर शाह जफर की, वो वहां पे रेड फोर्ट के अंदर, तो उसको एक नेशनल सिंबल की इंपॉर्टेंस मिली। और उसके बाद जब आईएनए में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दिल्ली चलो और लाल किले पे झंडा फहराना है, और शैगल, ढिल्लो और शाहनवाज इन तीनों के मुकदमे चले लाल किले के अंदर जाकर के, तो उसको एक बड़ी प्रोमिनेंट नेशनल इंपॉर्टेंस रेड फोर्ट को मिली और पीएम जाके वहां पे झंडा फहराते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमने कई जो है नेशनल टाइम की निकाली 1857 की, और उन चीजों की कि कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर के 1857 के अंदर किस तरीके से लखनऊ के अंदर अल्लाह अकबर और हर महादेव के नारे साथ लगी अंग्रेजों के खिलाफ। आप हैरान होगी अयोध्या को जान करके कि 1858 में एक मीटिंग होती है वहां, और वहां के जो काजी हैं और जो पंडित हैं वो मिलकर फैसला कर लेते हैं इस इशू को लेकर के, मंदिर और ये जो मस्जिद वाला झगड़ा था। और वहां ये होता है उस मीटिंग के अंदर कि नहीं, हमें अंग्रेज से हम लड़ रहे हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना है इस इशू को लेकर के, तो यहाँ पे ठीक है, इधर मंदिर बन जाए, इधर मस्जिद बन जाए। तो अंग्रेज वापस आते हैं, उन दोनों को जो है फांसी पे चढ़ा देते हैं पेड़ से टांग कर, और वो पेड़ की लोग पूजा करते थे जाकर के। 1988 के अंदर उस पेड़ को जाकर के, सॉरी 1888 में जाकर के उस पेड़ को उस अंग्रेजी डिप्टी कलेक्टर ने कटवाया। तो ये एक दोनों की एकता थी। और आपको एक 46-47 की बात बताता हूं मैं। अरुणा आसफ अली ने एक चिट्ठी लिखी गांधी को, और उसमें ये कहा कि देखिए जो आम इंसान है देश का, वो पार्टीशन नहीं चाहता, आप पार्टीशन के खिलाफ आकर के मूवमेंट लीड कीजिए। क्यों गांधी ने कहा था कि पार्टीशन विल बी ओवर माय डेड बॉडी। तो गांधी ये जवाब देते हैं कि नहीं, और अरुणा आसफ अली ने कई एग्जांपल दिए कि अभी वो नेवल म्यूटनी होके चुकी है, पीजेंट मूवमेंट चल रहे हैं, वर्कर स्ट्राइक चल रही है, पोस्टल स्ट्राइक चल रही है, उधर वो खक्सार मूवमेंट था पूरा का पूरा। तो गांधी कहते हैं कि नो, दे हैव जॉइंड हैंड्स ऑन बैरिकेड्स। तो अरुणा आसफ अली जवाब देती हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन जॉइन हैंड्स ओनली ऑन बैरिकेड्स एंड एन अपॉर्चुनिटी। मौलाना आजाद ने बहुत बढ़िया लिखा था इसके ऊपर कि the entire our leadership had taken a decision in favor of partition, but the entire country wept over it. मैंने बहुत काम किया है पार्टीशन पे, अभी लेबर कार्टर के बड़े भाई मतलब। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप आपके ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी रहा है, आपने पार्टी भी ज्वाइन की थी, तो सर क्या चेंज आपने देखा कि पहले के जो पॉलिटिशियंस होते थे या पॉलिटिकल पार्टीज होती थी वो कैसी थी, और अभी क्या हम उसमें चेंज देख रहे हैं? कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर हम किसी को बुलाते हैं अपने शो के लिए, तो हमें पहले चेक करना पड़ता है ये आजकल है किस पार्टी में, क्योंकि कभी इधर है, कभी उधर है, कभी उधर है। ये हमारे यहाँ भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि पॉलिसी में रोज चेक करना पड़े। लेकिन देखिए, मेरा पर्सनल व्यू में आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी एक कॉमन चीज है कि 47 के बाद में कुछ फैमिलीज ने जो है कंट्री की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया। अगर हम अपने यहाँ चलें तो आप कश्मीर से उठा लीजिए शेख अब्दुल्ला फैमिली, हरियाणा आ जाते हैं देवीलाल फैमिली, और उधर नीचे चले जाइए तो डीएमके की उनकी फैमिली पूरी पूरी, और हमारी गांधी फैमिली तो नेहरू गांधी फैमिली तो है ही है। तो और यही चीज पाकिस्तान के अंदर भी हुई है कि जो लीडरशिप है वो डायनेस्टिक लीडरशिप बनती चली जा रही है। मैं समझता हूं कि एक अच्छे डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए डायनेस्टिक लीडरशिप जो है ये एक अच्छी बात नहीं। हालांकि एक बात बताऊं, जब मेरा फेसबुक अकाउंट था मैंने बंद कर दिया था, मैंने उसमें लिखा था आई एडमायर बेनजीर भुट्टो, क्योंकि जानते मुझे देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स का मैंने कभी पाकिस्तान को स्टडी नहीं किया, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि ये जानते हुए डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए वो जा रही है और उसकी लाइफ को खतरा है,
जो भी उसने admirer from that point of view, anyone who's fighting for democracy, not for anarchy. हो ये रहा है कि जो लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं, ये लोग डेमोक्रेटिक टूल्स को यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं, उन लिबर्टीज को यूज करते हैं टू कैरी ऑन देयर ओन मोटो, एंड देयर मोटो इज नॉट डेमोक्रेसी. उनके हर डॉक्यूमेंट में साफ लिखा हुआ है टू एस्टैब्लिश द लीडरशिप डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट. तो इसलिए उसको वो जिसका एम ही डेमोक्रेसी नहीं है. और मैं तो आप जब मैंने सीपीएम छोड़ी थी, आप बड़े हैरान होंगे सुन के जब छोड़ी थी कि जब ज्योति बासु को ये कहा गया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए 96 में, तो मैंने उस दिन बड़ा स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन किया था और 4 आर्गुमेंट्स मैंने दिए थे जो बहुत मीडिया में मेरे रिपोर्ट हुए. और मैंने ये कहा था कि भाई इंटरनेशनली लेफ्ट जो है डिक्लाइन पे है, तो इंडिया में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में लेफ्ट का प्राइम मिनिस्टर होना एक मायने रखता है. देन यू हैव नथिंग टू लूज. आप लोग प्रो पीपल पॉलिसीज लेके आइए, अगर आपको काम नहीं करने देते आप बाहर आ जाएंगे. तीसरा हमने कहा कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसको केवल केरला और बंगाल के नजरिए से ना देखिए. और चौथी बात मैंने ये कही कि भाई मुझे ये मार्क्सिज्म समझाइए कैसा है कि आप या तो बुर्जुआ डेमोक्रेसी में हिस्सा मत लीजिए, और हिस्सा आप लेंगे तो बंगाल में तो आप गवर्नमेंट बनाएंगे, केरला में आप गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन सेंटर में आप गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे अगर आपको मौका मिलता है. तो ये मार्क्सिज्म मेरी समझ में नहीं. एंड दैट वाज माय लास्ट डे इन द पार्टी. 6 महीने बाद एक रिपोर्टर ने टेलीग्राफ की फोन किया, जब ज्योति बासु ने खुद कह दिया कि भाई इट वाज हिमालयन ब्लंडर, कि सर आपके क्या कमेंट्स हैं. मैं के कमेंट्स हुए तो पार्टी में भी. तो इसलिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना, तीनों एस्पेक्ट्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड और लेजिस्लेटिव. हमारे यहाँ कंट्रीज में ईस्टर्न कॉलोनीज में, फॉर्मर कॉलोनीज में कंट्रीज क्या कंट्री दिक्कत क्या हुई है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर था हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, हम उससे आज तक बाहर नहीं निकल करके. आज भी हम बड़ी इज्जत के साथ कहते हैं साहब फला के वो जो थे वो आईसीएस थे, वो सर थे. और मैंने इस बात को चैलेंज किया, इसमें मेरा क्रिटिसिज्म भी हुआ अभी काफी, कि इंडिया ने अपना पहला गवर्नर जनरल उसको बनाया लॉर्ड माउंटबेटन को, जिन अंग्रेजों ने लगभग 175 साल तक हिंदुस्तान में मैसेकर्स किए थे, हिंदुस्तानियों को मारा था, हिंदुस्तानियों को लड़वाया था, हिंदुस्तान को बांटा था, हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया. मैंने कहा पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया इसका. तो मैंने कही क्या चीज है ये, हम क्यों उनके गुलाम बने रहे किसी हिसाब से लेकर. और एक चीज मैं अच्छी कहूंगा कि इंडिया में एक चीज जागृत हुई है, चीज काफी स्ट्रॉन्ग, जो आपने वर्ल्ड पावर्स की बात की थी, कि हम लोग अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए. चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री है, चाहे वो फूड प्रोडक्शन है, उसके अंदर जो तरक्की इंडिया ने की है. और मैं तो ये मानता हूं कि अगर दोनों देशों ने आपस में झगड़ा नहीं किया होता तो वो जो डिफेंस पे इतना पैसा ये सब खर्च होता है, अगर आप ही समझते तो पाकिस्तान भी तरक्की करके कहां गया होता. दिमाग की कमी नहीं है. देखिए जो हमारा दिमाग है, ओरिएंटल दिमाग जो है, मैं बता दूं आपको, आज भी हम लोगों के लोग क्यों जाकर के हमारे इंजीनियर्स नासा में और डॉक्टर्स और ये सब वहां जाकर के डोमिनेट करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड. तो वहां तो एक नया मैंने एक नई बात कही है कि 21st सेंचुरी विल बी नोन एज ए सेंचुरी ऑफ मेंटल एनस्लेवमेंट. कि जो वेस्टर्न मॉडल्स ला करके हमारी कंट्रीज में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं बिना एनवायरमेंटल स्कैनिंग किए हुए, कि वो एजुकेशन के अंदर आप वो ऑब्जेक्टिव टाइप ले आइए, ये सही था या ये गलत था, 4 ऑप्शन दे दिए, टिक मार करिए. तो जो थिंकिंग पावर है वो आप जनरल जनरेशन की हमारे खत्म कर दी. लेकिन सर गुलाम तो हम आज भी बने हुए हैं ना. हमारे यहाँ अगर मैं देखती हूँ कि अगर कोई डिप्लोमेटिक सर्कल में अगर कोई इवेंट होता है या कोई हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री से आ जाए, कोई मिनिस्टर हो, वहां का कोई भी हो, तो हमारी गुलामों वाली की हालत होती है. हम उसके साथ ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं जैसे पता नहीं हमें कौन से लड्डू दे देते हैं. हम इतना अभी भी जहन हमारा वही है जो शायद उस टाइम पे रहा होगा. देखिए हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसे बहुत किस्म के लोग हैं, लेकिन एक मैं तारीफ करूंगा. आप देखिए मोदी ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलने से मना कर दिया. He didn't meet him yet. And our leader talks at equal terms, आंख से आंख मिलाकर. और
I don't belong to any political party, let me tell you, and I'm not a spokesperson for any political party, but I am a staunch nationalist. आपने देखा भी होगा मेरे ट्विटर पे लिखा हुआ है determined nationalist. And why I support Modi is for one reason, कि उसने जो, और जो आपके पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं, कि जो उसने इज्जत इंडिया को इंटरनेशनली दिलवाई है, जिस तरीके से भी डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है, जो भी कुछ किया, that has been a major achievement. नहीं, इंडिया भी हमेशा जो है वो पिछलग्गू बन करके इसी तरीके से फॉरेन पावर्स के पीछे कभी इधर हाथ करे कभी इधर हाथ करे, वो चलता रहता था. आज इंडिया उस फेज से बाहर निकल करके आया और मैं समझता हूं कि ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है. और सेकेंडली मैं समझता हूं कि जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी ली जा रही है, जो आज से कई साल पहले लेकर चाहिए थी, कि ये एक तो ये मेंटल सेटअप खत्म करना कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ये एक बहुत बड़ी पेरेंट्स में रहती है कि बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, उससे लग करके निकाल करके एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना और उन चीजों के ऊपर आगे बढ़ाना. और यंगर जनरेशन में इस चीज को लेकर काफी एंथुसियाज्म है. दैट इज व्हाई दे सपोर्ट मोदी. दिस मैसिव सपोर्ट देखिए ऐसे नहीं आ जाती कि बीजेपी को एक जमाने में 2 सीट मिलती थी और आज इतनी सीट लेके पार्लियामेंट में खड़े हो पूरे उसके ऊपर. दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑलटुगेदर.